तो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे कितने सारी एक्टिविटीज़ और मीटिंग्स, पॉलिसीज़, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। लाइक बीच बीच में अपडेट और नए चेंजेस होते रहते हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर देखो 1992 में भी यूएन ने एक फ्रेमवर्क बनाया था ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, हीट और ये गर्मी जो बढ़ रही है, तो ये एक डिस्कशन का पॉइंट है। तो ब्राज़ील में भी इसका एक मीटिंग हुई थी और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हो रहे हैं, जो ऐसी गैसेस जो कि इन्वायरमेंट को हार्मफुल हैं, गर्मी बढ़ा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो डेवलप कंट्रीज़ काफ़ी आगे आकर इस पर काम कर रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ का सपोर्ट मांग रही है। तो जैसे कियोटो प्रोटोकॉल भी 97 में जापान में ये साइन किया गया एग्रीमेंट, जिसके तहत यूएन के जो कन्वेंशन है, यूएन के जो गाइडलाइंस हैं क्लाइमेट चेंज पे, तो वो फॉलो अप करना है। 172 कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट पे साइन किया और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है। इंडस्ट्रियल कंट्री इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, द यूरोपियन यूनियन, जापान वेयर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द गैस एमिशन। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, वहाँ पे गैस कम से कम रिलीज़ हो, एमिट कम से कम हो, इंडस्ट्रीज इतना गैस ना निकले, तो जिससे कि थोड़ा प्रोडक्शन हो सके। तो बड़ी कंट्रीज़ पर गाइडलाइन ज़्यादा स्ट्रिक्टली लगाई गई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत है, जहाँ से पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है, तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर द बॉल कॉन्फ्रेंस हुआ, द बॉल यूएस में, बाली में हुआ था, यूएस के ही नीचे, और एग्रीड दैट ए न्यू ट्रीटी वुड बी अडॉप्टेड ए कोपेनहेगन डेनमार्क बाय द एंड ऑफ द ईयर 2009। तो यहाँ पर भी एग्रीमेंट्स में, तो ये बीच बीच में नए नए पॉलिसीज़ बनती रहती हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। जैसे कि रेडियो एक्टिविटी एमिशन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट उसमें गाइडलाइन है कि रेडियो एक्टिविटीज़ और एटॉमिक जो ट्रायल्स होते हैं वो उन पर रोक लगी हुई है। एक दो जो वर्ल्ड के जो टॉप 3-4 कंट्रीज़ हैं उन्हीं को छूट है, चाइना, अमेरिका, रशिया। बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो वहाँ पर है ना रिस्ट्रिक्शंस है कि आप है ना ये नहीं कर सकते हो, एटॉमिक ट्रायल नहीं कर सकते एटॉमिक बॉम्ब का। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी गई है। तो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस की गई जो कि फेल हुआ था क्योंकि उसमें ना कुछ ऐसी एग्रीमेंट थे जो लोगों ने एग्री नहीं किया था। तो द यूएस एग्रीड टू रिड्यूस एमिशन बाय 17% एंड ऑफ इस 2000 लेवल। तो 2000 लेवल जो था, यूएस से जो पॉल्यूशन निकल रहा था, गैसेस निकल रही थी, उसमें 17% तक के कम करने के लिए एग्री हुआ था बाय द ईयर 2025 एंड 42% बाय द ईयर 2030। जापान एग्रीड टू रिड्यूस इस कमीशन एमिशन बाय 25% ऑफ इट्स 1990 लेवल। जापान में देखो 1990 लेवल, इतनी इंडस्ट्री जापान में, और यूएस में 2000 लेवल, ऑस्ट्रेलिया में 2000 लेवल है। 25% कम करने के लिए एग्री हुए। बट इतना लोग एग्रीमेंट अलग अलग हुआ, लोगों ने साइन किया है, लेकिन लीगली कोई बाउंड नहीं हुआ इस पर। तो अकॉर्ड वुड बी वॉलंटरी एग्री, वॉलंटरी एग्रीमेंट था, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ है, लेकिन इसमें बाउंडेशन नहीं था। कोपेनहेगन एग्रीमेंट्स जो थे उसमें बाउंडेशन नहीं था, कुछ लीगली ये नहीं कि अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा इस तरीके से डिक्लेरेशन नहीं था। ये अपने ऊपर ही था कि अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी क्या हो सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग नेशन एज एग्री अपॉन बोथ रियो एंड क्योटो हैड बीन ऑल ब्यूरीड मतलब कि बस बोलने के लिए हो गया, लेकिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, मतलब दफना दिए, दफन हो गई वो सारी मीटिंग, सारे एग्रीमेंट, सारे गाइडलाइंस, तो फेलियर माना गया।
So undoubtedly there is a need to and an urgent one to act in limiting गैस emission. तो ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। अगर जो टेम्परेचर है 2050 तक के बता रहे 2 डिग्री बढ़ जाएगा। डू नॉट राइज बियॉन्ड, मतलब 2 डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेशंस है, तो ग्लेशियर क्या होने पिघलने लगेंगे, फिर दुनिया भर को ख़तरा हो जाएगा। जो आसपास समुंदर के बाजू में जो शहर है वो डूब जाएंगे। फिर डरबन कॉन्फ्रेंस हुआ 2011 में एंड डिसाइडेड दैट क्योटो प्रोटोकॉल वुड कंटिन्यू टिल, तो बताया गया क्योटो की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो 2070 तक के कंटिन्यू होने चाहिए। फिर न्यू क्लाइमेट ट्रीटी, मतलब नया एग्रीमेंट बना विद गैस एमिशन कट्स शुड बी रेडी बाय द ईयर 2015। तो ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा तो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा इतना सारा, वो अलग अलग एग्रीमेंट, अलग अलग गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स, वो टाइम टू टाइम मीटिंग्स भी इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने साइन किया, कुछ हद तक के फॉलो किया, लेकिन 100% फॉलोअप नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी मीन दैट द रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड वेस्ट वर और वाटर वर दी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ होल कम्युनिटी। तो क्या बोला गया कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में कि जो फॉरेस्ट है, पानी है, वो सबके लिए कॉमन इंटरनेशनल लेवल पे, तो सभी को उसको फ़ायदा मिलता है। तो एवरी विलेज कम्युनिटी वॉज अलाउड टू यूज़ द फॉरेस्ट टू मीट इट्स नीड। एट द सेम टाइम दिस रिसोर्सेज वेर टू बी सेव फॉर ऑल फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया गया बताओ? वाइल्ड लाइफ जैसे देखो ख़त्म होती जा रही है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि पॉपुलेशन इतनी ग्रोथ हो रही, जंगल काटने पड़ रहे हैं, शहर बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो लोग मशीन से और केमिकल से ये कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो गया फॉरेस्ट लैंड का, फॉरेस्ट लैंड काफ़ी प्राइवेट लोगों के हाथ में आ गई, प्राइवेट लोगों के हाथ में आ गई तो उन लोग काट के इंडस्ट्री बना दे रहे हैं, आप दूसरे काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम डिग्रेड होता जा रहा है। तो ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सो सेक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया, इंडिया में देखो मैनी ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया हैव ट्रीटेड सर्टेन पैचेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज सेक्रेड ग्रुप्स। They are called Devranya, God's groves. So we have such sacred groves, especially in Maharashtra, Karnataka, Kerala. Since they are regarded as the sacred, they should be preserved. क्योंकि ये सब ख़त्म होती जा रही है। कुछ ऐसी जनजाति है जंगलों में रहती है जो जंगल को, पेड़ को भगवान मानती है। तो नो एक्स और सिकल कुड बी यूज़ फॉर कटिंग डाउन। तो कुछ भी एक्स या ऐसी कुछ भी मशीन जो पेड़ काटने के लिए यूज़ होती है या एक्स नहीं यूज़ करना है। देर आर मैनी मिस एसोसिएटेड विद द सेक्रेड ग्रुप। मोर एवर दी ट्राइबल्स एंड रूरल इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव डिक्लेयर्ड मैनी ट्री सच एज पीपल एंड बनियान एज सेक्रेड, मतलब एक कुछ पवित्र, प्रोटेक्टेड देम अगेंस्ट ऑल डैमेज। तो ये चीज़ इंडिया में है कि पवित्र मानते, भगवान मानते हैं पेड़ को। तो यही वैल्यूज़ हैं सेक्रेड ग्रुप्स की कि दिस बिकम एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ प्रिजर्विंग सर्टेन पैचेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। दिस कुड बी कंजर्व कंट्रीज बायोडाइवर। और ये ज़रूरी भी है कंट्री के इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। जंगल में जानवर रहते हैं, पेड़ काटते तो जानवर कहाँ जाएंगे? ठीक है। इट इंश्योर ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम ये बना के रखेगा अगर हम लोग ट्राइबल को प्रिजर्व करेंगे, मतलब ट्राइबल को सेव करेंगे, जो ट्राइबल जनजाति है, क्योंकि वो लोग पेड़ों की रक्षा करते हैं, पेड़ को मानते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो वो ज़रूरी है एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से। तो ये प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है सेक्रेड की, जिससे कि हमारे पेड़ बचे रहें, हमारा एक फॉरेस्ट बचे रहें, नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट स्टैंड डिड इंडिया टेक ऑन इन्वायरमेंट इशू। तो इंडिया ने क्या किया, कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं? तो इंडिया ने जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल में साइन किया है, तो इसके अंडर में गैस एमिशन का एक लेवल बताया गया। ठीक है, तो बहुत सारे यूएन के जो प्रोग्राम है वहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा है, पढ़ लेना। तो उसमें कुछ ये नहीं, सिर्फ डेटा दिया हुआ है कि कितना इंडिया को
फॉलो अप करना है। इंडिया पार्टिसिपेशन ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल जो भी इफेक्ट हो रहे हैं, ग्लोबल जो पार्टिसिपेट करती है इंडिया, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबली जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है उस पर क्या करें, रोक लगा सकें। जैसे अंडर नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी इंडियन आर लीगली रिक्वायर्ड टू यूज़ क्लीनर फ्यूल एंड व्हीकल, अच्छा तेल यूज़ करना है, पेट्रोल या डीजल, जिससे कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो उतना ज़्यादा हार्मफुल ना होने का। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 फेवर द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी, जिससे कि जो मशीनें डीजल से चल रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलें, क्योंकि डीजल चलने में पॉल्यूशन हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन थोड़ी ना होता है, डीजल से होता है। इंडियाज़ इंसिस्टेंस ऑन द नीड्स ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, तो इंडिया सपोर्ट द रियो डिक्लेरेशन विच स्टेटेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज़ नीड पे स्पेशल अटेंशन टू द नीड्स ऑफ द लीस्ट। जो बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, तो ये डेवलप कंट्रीज़ का काम है कि उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें। सो आवर गवर्नमेंट रिव्यू द सिचुएशन एंड फाउंड दैट नॉट मच वॉज बीइंग डन टू ट्रांसफ़र रिसोर्सेज एंड क्लीनर टेक्नोलॉजी टू द डेवलपिंग नेशन। तो बहुत सारी जो मशीनरीज हैं, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है जो डेवलप कंट्रीज़ को देना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो नहीं मिली, उतनी हेल्प नहीं मिल पाई। फिर देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया ने क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए क्या कदम उठाए, ठीक है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट, ओजोन सेल। So India adopted the Vienna Convention on ozone depleting, ओजोन जो लेयर पतली होती आ रही है सब्सटेंस, एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू मीट आवर कमिटमेंट अंडर दिस एग्रीमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश ओजोन सेल। तो गवर्नमेंट इंडिया ने भी ओजोन सेल इस्टेब्लिश किए, वहाँ पर गाइडलाइंस हैं कितनी गैस एमिट करनी, कितना पॉल्यूशन में कंट्रोल करना है, ये इंडिया कर रहा है। फिर देखो कोपेनहेगन अकॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग या उसके जो एग्रीमेंट में जो चीज़ें खासकर गैस एमिशन पे काफ़ी सारे रूल पास हुए थे, तो वो भी इंडिया फॉलो अप करने की कोशिश करता है। फिर फॉरेस्ट मूवमेंट साउथ में बहुत चल रहा है, जो लोग जंगल काट रहे हैं, जो एनजीओ आ रही है उनको सेव करने के लिए। एनजीओ मतलब जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हेल्प करती है, जैसे लेडीज़ के लिए होती है एनजीओ, इसी तरह फॉरेस्ट ट्राइबल्स के लिए होती है एनजीओ। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से जुड़ी हुई एनजीओज़, जो एनजीओज़ हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को बचाना है, तो यहाँ पर ये मालूम है कोई जंगल काटेगा या आवाज़ उठाएगी, मैं जंगल मत काटो, वाइल्ड लाइफ है, जो मतलब जंगलों में जो जानवर रहते हैं वो सब कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एनजीओ करती है। तो ए ग्रुप ऑफ सम 300 फाउंडेड द फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल इन 1933। इट हैड इट्स रिक्वायर्ड हेडक्वार्टर इन ओक्सा इन मैक्सिको। द एफएससी एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एफएससी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी पर डिपेंड नहीं है, हैज़ बिन ऑपरेटिंग मोर देन 50 कंट्रीज। 50 से ज़्यादा कंट्रीज ऑपरेट कर रही है, इनकी ब्रांचेस हैं। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे बोलिविया, कोस्टारिका, जाम्बिया, इंडिया एंड फिलीपींस हैव बीन लूजिंग एवरी ईयर मिलियन ऑफ हेक्टर फॉरेस्ट इन द लास्ट डिकेड। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को पॉपुलेशन मीट का ये करना है, पूरा नीड पूरा करना है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, तो काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसके तहत जो एनजीओज़ हैं वो इनको प्रोटेक्ट करता है। सो एट दिस रेट मोस्ट ऑफ द ट्री कवर एरिया अंडर डिसेबल विद इन द नेक्स्ट 20 ईयर। सो दीज आर 2 रीज़न वाई इट हैपन। फर्स्ट द पॉपुलेशन प्रेशर, मेन पॉपुलेशन प्रेशर है ही डिफॉरेस्टेशन का। सेकेंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय एमएनसी और मिनरल वेल्थ, बहुत सारे मिनरल वेल्थ हमें निकालने होते हैं, ज़मीन से मिनरल निकालने, खुदाई करनी है, तो वहाँ से भी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पेड़ों को काट देती है। सो दिस हैज़ पुट फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पुअरर कंट्रीज अंडर द वेरी ग्रेट। तो जो पुअरर कंट्रीज़ हैं तो वो तो काफ़ी डेंजर में आ गए। जो डेवलप कंट्रीज़ है कुछ ना कुछ मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ में बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है,
तो डिफॉरेस्टेशन ऑफ ग्रेट कंसर्न टू द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ ऑल्सो सच एज फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड। तो इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज़ में भी मूवमेंट चलते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। सो एट द एंशिएंट फॉरेस्ट समिट हेल्ड इन 2002, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन का अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। बट दी टिम्बर रिच कंट्रीज सच एज कनाडा आर हैविंग थ्राइविंग टिम्बर एक्सपोर्ट ट्रेड। अब कनाडा में क्या है, मेन काम ही है टिम्बर मतलब प्लाईवुड, लकड़ी सप्लाई करना। तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि उनकी उसमें इकोनॉमी टिकी हुई है। देश के कंट्री डेवलप मतलब वो अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है बाहर का लकड़ी और फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेचने में। नॉर्थ और साउथ से अलग क्यों है? द स्टेट ऑफ नॉर्थ वांट टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड कंजर्व बिग डाइवर्सिटी द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ। द कंट्रीज इन द साउथ ऑन द अदर हैंड हैव मिलियन ऑफ ट्राइबल हैविंग देयर, जैसे अफ्रीका हुआ, इंडिया का साउथ पार्ट हुआ, यहाँ पर ट्राइबल्स बहुत है। तो उनको ट्राइबल को बचाना है क्योंकि उनके घर फॉरेस्ट में है। और जो नॉर्थ कंट्रीज़ है उनको अपने जंगल को बचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है। तो ये फ़र्क है मूवमेंट में। तो मेन जो साउथ में है, वर्ल्ड के साउथ में अफ्रीका या इंडिया, इंडिया भी थोड़ा आता है साउथ में, तो यहाँ पर मेन है ट्राइब को बचाना। डिफॉरेस्टेशन से ट्राइब कहाँ जाएगी, जनजाति आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? तो द वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट इन उड़ीसा वेंट अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो यहाँ पे माइनिंग जो प्रोजेक्ट है वो भी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अगेंस्ट चल जाकर उसने माइनिंग किया इस कंपनी ने। द एक्ट केम इनटू, फिर क्या हुआ, एक एक्ट आया जनवरी 2008। तो दिस प्रोजेक्ट was accepted by the government of Odisha without getting a clearance from the Union Ministry of Environment। तो फ़ौरन ही ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, इंतज़ार भी नहीं किया सेंट्रल का। द ट्राइबल एंड फॉरेस्ट डीलर एजिटेटेड अगेंस्ट द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंसल द वेदांता प्रोजेक्ट। तो बहुत इसका गलत फ़ायदा भी उठाया गया, तो इंडिया ने कैंसिल कर दिया ये जो प्रोजेक्ट था। तो मूवमेंट अगेंस्ट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा डैम, जो बहुत सारी मेगा डैम, बड़ी जो डैम बन रही है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो नर्मदा बचाओ में, नर्मदा में बहुत बड़ा डैम बन रहा है, तो वहाँ पर मेगा पार्टिकल कितना बड़ा मूवमेंट चला रही है नर्मदा बचाओ करके, क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ट्राइबल्स कहाँ जाएंगे? वो अपना कल्चर, उनको वो लोग घर दे दो तो वो अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते ना, उनको जंगल में ही रहना है। तो यहीं पर इसी तरह अलग अलग कंट्रीज़ में भी अलग अलग कैंपेन के बारे में लिखा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर ओवरसीज रिसोर्सेज। तो जियो पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स एंड जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ए कंट्री हैव एंड इट्स पॉलिटिक्स एंड इट्स रिलेशन विद द कंट्रीज़। तो जियो पॉलिटिक्स मतलब ये हुआ कि हमारी जियोग्राफी यानी कि हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल से कैसे मैचअप कर पाएगी और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या अप्रोच है हमारी पॉलिटिक्स का। तो ये बेसिकली इस बारे में है। सो ऑयल फील्ड ऑफ द गल्फ रीजन एंड मिनरल फ्रॉम द सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो सेंट्रल अफ्रीका से मिनरल मिल रहा है, ऑयल गल्फ रीजन से मिल रहा है, तो अब ये भी मेन ज़रूरी है, ये भी तो चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल रिच कंट्रीज हैड इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Control over natural resources such as oil, uranium, various other minerals seem to be in the increase day by day। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरेनियम और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो ये डे बाई डे कंजर्व करने लगे लोग। सऊदी अरेबिया है द लार्जर रिजर्व ऑयल। सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व है, पेट्रोल सब डीजल वहीं से मेन आता है। और भी कतर भी है, कुवैत भी है, लेकिन सऊदी सबसे बड़ा है। Iran is the one of the biggest oil producing region in the Middle East। Petroleum is the most important sector of India's economy। तो इराक के लिए भी प्रोडक्शन बहुत कर रहा है। वहाँ पे सऊदी में स्टोरेज बहुत है, ठीक है ना। अभी निकाल नहीं रहा सऊदी उतना जितना कि ईरान निकाल रहा है।
ये तो कोल्ड वॉर इरा। कोल्ड वॉर का मतलब पूरा पता ही है आपको कि कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे प्रोडक्शन कैसे लिए गए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये वाला पूरा पढ़ लेना, इजी टॉपिक है ये, और ये हिस्ट्री दिया हुआ है, कोल्ड वॉर पढ़ाई है आपने। तो क्या किया इन्होंने, इस्टेब्लिशिंग मिलिट्री बेसिस एंड डिप्लॉइंग इरेगुलर ट्रूप नियर और अराउंड द रीजन वेयर हुम ऑयल एंड मिनरल वर बीइंग एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे ऑयल और मिनरल थी, वहाँ पर जाने से मना किया गया जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। कंट्रोलिंग द सी शोर्स एंड सी रूट्स टू दिस रीजन, फिर इंस्टीट्यूटिंग फ्रेंडली गवर्नमेंट इन ऑयल प्रोड्यूसिंग और मिनरल रिच कंट्रीज। तो ऐसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए इसी के ऑयल के लिए और मिनरल के लिए ये रिच हो। वेस्टर्न पावर स्पेशली Britain, USA and France had been very anxious to retain their hold over the boundary reserve of Saudi Arabia and other rich oil countries. Soviet Union was not a disinterested observer. State looked advantage of the spread of Arab nationalism to create distrust between America and Gulf nation. ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, देखो द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैड acquired much influence in this region. They opened new market everywhere. The America and British people invested capital worldwide. So, new market में they entered into such as agreement with the MNCs which were very beneficial to them and their mother countries. फिर कोल्ड वॉर के टाइम पे देखो किस तरीके से ऑयल डिप्लोमेसी कंटिन्यू किया गया। द यूरोपियन कंट्रीज, द यूएसए, जापान एंड द इंडिया एंड चाइना आर यूजिंग ऑयल लार्ज क्वांटिटी बोथ एज ए फ्यूल एंड फॉर लुब्रिकेटिंग देयर फैक्ट्रीज एंड मिल। लुब्रिकेटिंग में ग्रीस के काम पे, और ऑयल जो डाला जाता है मशीनों में, और बाहर से पेट्रोल और डीजल तो लेना ही पड़ता है, वो अलग बात है। Their factories and mills, the countries which consume oil will need to employ a great deal of the tact and diplomacy to win of the favor of oil producing nation. तो जो जिनको ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ऑयल जो रिच कंट्रीज़ हैं गल्फ़ और सऊदी, ये इनसे बहुत अच्छे बना के चलेगी, बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखेगी, तो इनको ऑयल चाहिए टाइम टू टाइम कम से कम में। कोल्ड वॉर ओवर होने के बाद भी ऑयल की डिप्लोमेसी चलती रही, लोग अपने ग्रुप बनाते गए ऑयल के चक्कर में, ये चीज़ होता गया, बंद नहीं हुआ। फिर वाटर वॉर, एक टाइम आया कि पानी की कमी खलने लगी। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज दैट ऑल प्रोड्यूस ऑल एनिमल एंड सेल ऑल एनिमल एंड ऑल प्लांट्स यूज इन दी ऑर्डर टू लिव। तो वाटर तो चाहिए। तो सम कॉन्फ्लिक्ट बाय इजराइल, एशिया, लेबनान एंड Syria, the rule in the Nile River shared by the Egypt, Ethiopia and Sudan. The USA and Mexico share the water of the Colorado River. तो रिवर जो होती है कई शहर से निकलती हैं, जिस शहर से निकलती है उनका शेयर हो जाता है यूज़ करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है।